Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today I will be sharing my interview experience of ONGC 2019 as per request by many of our subscribers. See, I have already shared interview experience of my BARC 2019 interview. Comparing ONGC and BARC interview, see major difference इन दोनों में ये है कि BARC में what you say will be of more importance, but in ONGC along with what you say, how you say is also going to be important, क्योंकि ONGC एक corporate world है. वहां पर वो आपका नॉलेज के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी एक्सेस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है. इसीलिए ONGC में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं. देखिए ONGC में जो इंटरव्यू टोटल रहेगा वो हार्डली 15 टू 20 मिनट से रहेगा. 20 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू कभी किसी का नहीं होगा. बट जैसे आप बाहर की बात करते हैं तो बाद में तो इट कैन स्ट्रेच अप टू 2 आवर्स. बट ओएनजीसी में 20 मिनट्स तक मैक्सिमम वो कवर करेंगे, क्योंकि ओएनजीसी में दे वांट टू टेस्ट योर कॉन्फिडेंस. प्लस इट इज द होल इंटरव्यू इज डिवाइडेड इन 3 मेजर पार्ट्स. पहला पार्ट होगा कि हाउ यू नो अबाउट ओएनजीसी की एंड व्हाट यू नो अबाउट ओएनजीसी. सेकंड पार्ट होगा कि आपका जो रोल होगा ओएनजीसी में, जैसे वी आर ज्वाइनिंग एज आफ्टर डूइंग अवर गेट केमिस्ट्री वी विल बी ज्वाइनिंग एज केमिस्ट. सो व्हाट आर द रोल्स ऑफ केमिस्ट इन ओएनजीसी, ये एक इंपॉर्टेंट होगा. एंड थर्ड पार्ट होगा इंटरव्यू का कि आपको आपके केमिस्ट्री है सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है. तो केमिस्ट्री पोर्शन से वो क्वेश्चंस पूछेंगे. तो इन 3 पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे. इनिशियली दे विल आस्क फ्रॉम ओएनजीसी, then they will ask from your job in ONGC, and then they will ask some questions from your chemistry background. So talking on my interview, it was almost of 13 to 14 minutes. और इंटरव्यू के टाइम सबसे पहले उन्होंने मेरे से ये पूछा कि टेल अस योर मार्क्स और योर परसेंटेज इन बीएससी. तो बीएससी में जो मेरे परसेंटेज थी वो मैंने बताया. एंड दे आस्क्ड मी टू टेल माय रैंक इन द क्लास in my BSc. I told them that also. Similar question they asked me during my study of post graduation कि post graduation में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स थे एंड आपका क्लास रैंक क्या था. तो मैंने इनको क्लास रैंक और परसेंटेज बताया. तो जैसे ही मैंने ये चीज बताई तो सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपका रैंक अच्छा है, क्लास रैंक अच्छा है, परसेंटेज अच्छी है, व्हाई आर यू नॉट गोइंग फॉर पीएचडी. आपका गेट स्कोर भी अच्छा है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई क्यों नहीं करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ओएनजीसी एंड वर्किंग देयर. तो इसका आंसर मैंने उनको ये दिया कि सर आई नो आई हैव गुड इंटरेस्ट इन रिसर्च, बट आई एम वेरी श्योर दैट ओएनजीसी विल प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च. क्योंकि ओएनजीसी में जब हम केमिस्ट के रोल की बात करेंगे तो उसमें जो केमिस्ट का रोल होता है उसमें एक रिसर्च फैक्टर, आर&डी फैक्टर भी अपॉर्चुनिटी आती है. आर&डी अपॉर्चुनिटी भी ओएनजीसी हमको प्रोवाइड करता है. तो मैंने ये चीज बोला सर को कि सर आर&डी हमको ओएनजीसी प्रोवाइड करता है. फिर सेकंड चीज जो मैंने बोला कि सर क्योंकि मेरे मास्टर्स के बाद आई एम गेटिंग अ परमानेंट जॉब, अ सेटल्ड एंड वेल सेटल्ड जॉब इन ओएनजीसी, और पीएचडी करने के बाद भी आई वोंट बी श्योर कि मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी. इसलिए एक जॉब सिक्योरिटी के लिए भी आई एम गोइंग फॉर दिस जॉब इन ओएनजीसी. उसके बाद दे आस्क्ड मी कि व्हाट यू नो अबाउट ओएनजीसी. तो मैंने कहा कि ओएनजीसी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी. ये चीज यहाँ पर हमको याद रखना है कि ओएनजीसी केवल प्रोडक्शन कंपनी नहीं है. इट इज ईएनपी, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन. एक्सप्लोर भी करती है और प्रोड्यूस भी करती है, और इंडिया की लार्जेस्ट एक्सप्लोरेटरी एंड प्रोडक्शन कंपनी है. एंड ये इंडिया का ऑलमोस्ट 70% जो क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका 70% ओएनजीसी प्रोड्यूस करती है. उसके बाद दे आस्क्ड मी व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ ओएनजीसी सेलिब्रेटेड. तो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th अगस्त, क्योंकि 14th अगस्त 1956 को ओएनजीसी बनी थी और 14 अगस्त को जनरली उसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है. देन दे आस्क्ड मी कि ओएनजीसी के एसेट्स कहां-कहां पर हैं, यानी कि ओएनजीसी कौन-कौन सी जगह पे है. तो मैंने उनको 3-4, क्योंकि मैं पढ़ कर गया था, तो 3-4 जगह हैं. जैसे मुंबई हाई, अरेबियन सी में मुंबई हाई में ओएनजीसी प्रेजेंट है. फिर असम में ओएनजीसी प्रेजेंट है. फिर उसके बाद गुजरात में मेहसाना अंकलेश्वर करके फील्ड्स हैं जहां पर ओएनजीसी प्रेजेंट है. उसके बाद झारखंड में बोकारो करके है, वहां पर भी ओएनजीसी प्रेजेंट है. तो 3-4 मैंने उनको नाम बताए. दे वर सेटिस्फाइड कि ओके फाइन. देन दे जंप टू माय रोल ऑफ केमिस्ट इन ओएनजीसी कि आप जब ओएनजीसी ज्वाइन करेंगे तो आपके रोल क्या होगा.
तो देखिए ओएनजीसी में केमिस्ट का जो रोल है वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला होगा कि आप एज अ क्वालिटी कंट्रोल वर्क करेंगे, यानी कि इसको सरफेस टीम बोलते हैं जनरली। डोंट वरी ऑन दैट, बट जनरली इट इज क्वालिटी कंट्रोल। जो भी हमारे क्रूड ऑयल डिस्पैच हो रहा है या फिर बाकी ल्यूब ऑयल्स हैं जो मैकेनिकल मशीन्स में यूज होते हैं या फिर वेल्स के सैंपल है, उनकी एनालिसिस करना, उनकी क्वालिटी चेक करना कि वो उनके पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या हैं, वो हमारा रोल रहता है। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की तरह एक रोल रहता है। सेकेंड रोल रहता है इन ड्रिलिंग सर्विसेज। देखिए जब भी हम देखिए ड्रिलिंग सर्विसेज और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस ये है कि इट इज मोर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड। क्वालिटी कंट्रोल जो है प्रोडक्शन बेस्ड रहेगा कि जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, और ड्रिलिंग सर्विसेज वाला एक्सप्लोरेटरी बेस्ड रहेगा। ठीक है। और ड्रिलिंग सर्विसेज में केमिस्ट का काम है कि देखो जब भी हमारी वेल ड्रिल होता है तो वेल ड्रिल के साथ साथ हमें एक मड प्रिपेयर करना होता है, और उस मड की कुछ कॉम्पोजिशन रहती है जो कि वेल्स के लेयर के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है कि कौन से लेयर में हम उसको ड्रिल कर रहे हैं और कहां पर उसको ड्रिल कर रहे हैं, तो उसकी कॉम्पोजिशन भी वेरी करती है। एंड केमिस्ट का काम ये रहता है कि उसके कॉम्पोजिशन जो भी पैरामीटर्स है उसकी कॉम्पोजिशन को एक तो यूनिफॉर्म होमोजेनियस रखना है, एंड सेकंड चीज इज जो भी हमको चेंजेस लाने हैं उसके कॉम्पोजिशन में, मड की कॉम्पोजिशन में, वो भी केमिस्ट मॉनिटर करता है। तो केमिस्ट का रोल एक्सप्लोरेटरी में ये है कि मड सर्विसेज में जो मड प्रिपरेशन है उसमें केमिस्ट का रोल है। और थर्ड में है R&D, जो अभी हमने कहा कि R&D सेक्टर है ओएनजीसी में लैब्स हैं अदर देन दिस क्वालिटी कंट्रोल एंड ड्रिलिंग सर्विसेज। ओएनजीसी में अलग से लैब्स हैं जिसमें हम रिसर्च करते हैं ऑन जो भी क्रूड ऑयल आता है, एंड वी गिव पैरामीटर्स या फिर सजेशंस दिए जाते हैं जिसके बेसिस पे वी कैन गो फॉर चेंज इन ड्रिलिंग मड। जो भी मड है कॉम्पोजिशन उसकी चेंज, उसको कैसे चेंज किया जाए या फिर कैसे प्रोडक्शन को इनहेंस किया जाए, तो वो भी R&D सेक्टर में ओएनजीसी में केमिस्ट करता है। तो जनरली केमिस्ट के 3 पार्ट्स हैं ओएनजीसी में, तो मैंने उनको आंसर में बताया था। एक्चुअली दे विल गिव यू अ शीट, जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो दे विल गिव यू अ शीट एंड अ पेन एंड यू हैव टू राइट डाउन कि व्हाटएवर थिंग्स यू नो। तो आई रोट डाउन दिस थिंग्स एंड दीज आर द 3 मेजर categories on which ONGC में केमिस्ट का रोल डिवाइड है। Then they shifted towards chemistry, और केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए इंटरव्यू विल गो वेरी फास्ट। ऐसा नहीं है कि दे विल गिव यू टाइम, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू रिप्लाई इट बैक। जैसे जैसे आप रिप्लाई करते जाएंगे न्यू क्वेश्चंस आते जाएंगे एंड इट विल रन वेरी फास्ट। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे इंटरव्यू बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 15 मिनट्स आपको पता नहीं चलेंगे कि जल्दी खत्म हो गए। तो थर्ड में वो शिफ्ट करे केमिस्ट्री पे, और केमिस्ट्री में उन्होंने पूछा कि सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उस वो कैसे बना है, हाउ इज द पीरियोडिक टेबल मेड। सो आई सेड देम दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर की, इसीलिए एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया है, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सम ऑफ द एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं और उन एलिमेंट्स को हमने एक ग्रुप में क्लब किया जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, और इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल बना है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे आस्क्ड मी फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल इटसेल्फ कि व्हाट इज द जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। तो I said supposedly if we take first group element, तो generally as we go down the group जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा। देन दे आस्क्ड मी टेल द सिमिलर ट्रेंड इन पीरियड्स। तो पीरियड्स में आई सेड कि पीरियड में क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहता है और हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए एज वी गो अलोंग अ पीरियड हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है। दिस वाज द 2 क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछे। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि जब भी आप ओएनजीसी के केमिस्ट्री पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि मेजर पोर्शन जो आपसे ओएनजीसी में पूछेंगे वो एनसीईआरटी से होगा। तो 11th एनसीईआरटी एंड 12th एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि उससे मेजर पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। देन दे आस्क्ड मी व्हाट इज इमल्शन, कि इमल्शन क्या होता है। देखिए इमल्शन एक टर्म है, जब आप ओएनजीसी ज्वाइन करेंगे तो इट इज अ एवरीडे टर्म। आप इसको रोज कहीं ना कहीं सुनेंगे कि इमल्शन टर्म कहीं ना कहीं रोज यूज में आएगा। तो एक इमल्शन जब भी आप पढ़ेंगे तो उसकी प्लीज बहुत ज्यादा डीप में पढ़े, क्योंकि इमल्शन एक ऐसा चीज है जो ओएनजीसी में जरूर रोज पूछा जाएगा और इट इज हाईली प्रोबेबल कि वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे।
तो उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज इमल्शन। तो उस समय आई सेड यू कैन से इन अ वेरी एक्सप्लेनेटरी मैनर, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट डेफिनेशन ही उसको प्रोवाइड करें। मैंने बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी मैनर में बोला कि सर सपोजिटली हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड का अगर कोई कोलॉइड बनता है तो उस कोलॉइड को हम इमल्शन बोलते हैं। तो दे सेड लाइक, तूने एग्जांपल देने के लिए बोला, तो मैंने उनको एग्जांपल दिए कि सपोज सर हमारे पास ऑयल है और वाटर है, और अगर हमारे पास जो वाटर है वो ऑयल में जा रहा है और ऑयल जो है, सपोज हमारे पास ऑयल है, ये हमारे पास वाटर है। सपोजिटली हमारा जो ऑयल है वो वाटर में जा रहा है और हमारा जो वाटर है वो ऑयल में जा रहा है। तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन बन रहे हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर करके सॉल्यूशन बन रहा है, और उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम बोलेंगे इमल्शन, कि हमारा जो नॉन मिसिबल लिक्विड है वो दूसरे लिक्विड में चला गया है और उसका जो कोलॉइडल पोर्शन हमारा बना है दैट इज कॉल्ड इमल्शन। तो जैसे मैंने ये कहा कि दिस इज इमल्शन, तो दे आस्क्ड मी कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स इमल्शन। एक रिवर्स इमल्शन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स इमल्शन। तो देखो उस समय तो मुझे रिवर्स इमल्शन पता नहीं था कि व्हाट इज रिवर्स इमल्शन, सो आई डिनाइड इट सर, आई डोंट नो व्हाट इज रिवर्स इमल्शन। तो उन्होंने दे लेट इट गो, कहने क्या ओके कोई बात नहीं। पर रिवर्स इमल्शन जब मैंने बाद में आके पढ़ा तो देखिए रिवर्स इमल्शन क्या है कि जैसे हमारे पास दो दो तरह के सॉल्यूशंस बन रहे हैं यहाँ पर, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अगर हम ऑयल इन वाटर को इमल्शन बोलते हैं तो वाटर इन ऑयल वाले सॉल्यूशन को हमको रिवर्स इमल्शन बोलना होगा। दिस इज जस्ट अ टर्म। सपोजिटली हमने रिवर्स कर दिया, किसी एक को अगर हमने इमल्शन बोला है तो दूसरा जो सॉल्यूशन बना है या जो दूसरा जो इमल्शन बना है उसको हम रिवर्स इमल्शन बोलेंगे। ऑयल इन वाटर अगर इमल्शन है तो वाटर इन ऑयल रिवर्स इमल्शन होगा। अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो ऑयल इन वाटर रिवर्स इमल्शन होगा। दिस इज जनरल ट्रेंड, जनरल टर्म है ये। अगर एक को आपने इमल्शन बोला तो दूसरे को आपको रिवर्स इमल्शन बोलना होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ज्यादा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है रिवर्स इमल्शन में। देन दे आस्क्ड मी कि व्हाट आर सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स, कि सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है, उनका क्या रोल रहेगा अगर हम इमल्शन में उनको डालेंगे। तो मैंने सर ये कहा कि सर देखिए सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो जब भी हम ऐड करेंगे अपने लिक्विड में, वो इंस्टेंट ऑफ गोइंग टू द बल्क दे विल गो टू द सरफेस। तो सपोजिटली अगर हमारे पास ऑयल और वाटर का इमल्शन है, ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास ऑयल है, सपोजिटली हमारे पास ऑयल और वाटर का इमल्शन है, तो इस इमल्शन में अगर हमने कोई सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल डाला जो सपोजिटली वाटर सॉल्युबल था, तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बल्क इट विल गो इनटू द सरफेस, तो वो सरफेस में चला जाएगा। और इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपने सरफेक्टेंट डाला है तो जनरली दे विल ट्राई टू ईदर स्टेबलाइज द इमल्शन, या तो इमल्शन को वो स्टेबलाइज करेगा या इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ओके, यानी कि या तो इमल्शन के जो अमाउंट है उसको कम कर देगा या इमल्शन के अमाउंट को बढ़ा देगा। इसलिए ओएनजीसी में जब आप भी जाएंगे तो ओएनजीसी में जब भी हम क्रूड ऑयल निकालते हैं तो क्रूड ऑयल के साथ इमल्शन भी हमें काफी ज्यादा अमाउंट में ऑब्टेन होता है, क्योंकि वी आर गेटिंग ऑयल एंड वाटर टुगेदर। और जब भी वो वेल्स में नीचे है तो इट विल एग्जिस्ट एज इमल्शन, तो उस इमल्शन को हमको ब्रेक करना होता है ताकि वाटर सेपरेट हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। और उसको ब्रेक करने के लिए हम कुछ एजेंट्स डालते हैं, जिसको डिमल्सिफायर्स कहा जाता है। डिमल्सिफायर्स आर एक्चुअली सब्सटेंसेस which are surface active molecules but they act as destabilizers. They will destabilize the emulsion ताकि emulsion break हो जाए। Demulsifier, तो it will demulsifier is something as a chemical जो कि ONGC में रेगुलरली यूज होता है, रोज यूज होता है, और ये एक सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल है, सरफेस एक्टिव कंपाउंड है जो कि हमारे इमल्शन को डिस्टेबलाइज कर देता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इमल्शन, व्हाट इज रिवर्स इमल्शन, व्हाट आर सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड what does this happen। जैसे सपोजिटली हमारे पास डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट भी एक सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, इसलिए हमारा वॉशिंग प्रॉपर हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल्स लाइक डिटर्जेंट्स, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। यू कैन टेक योर टाइम व्हाइल ड्राइंग योर स्ट्रक्चर, बट थिंग इज यू शुड बी श्योर कि जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो सही हो।
तो मैंने इस तरह से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड सिंस 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो दिस इज एसिडिक सिल्वर सॉरी एसिडिक नाइट्रिक एसिड। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो दे आस्क्ड टोल्ड मी दैट दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, बट आई वाज नॉट हैविंग एनी रीजन कि ये स्ट्रक्चर रॉन्ग क्यों है, एंड आई वाज नॉट हैविंग इवन एनी रीजन कि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं कि ये स्ट्रक्चर मेरा सही है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर मे बी इट इज पॉसिबल दैट दिस इज रॉन्ग, आई विल लुक इनटू इट। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने यहाँ पर ऑक्सीजन की एक ही वैलेंसी बनाई है, एक वैलेंसी क्यों बनाई है? मैं कहा सर क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, फिर योर स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। So then I did not argue with them. I said, okay, sir, I will look into that. Maybe the structure is wrong, and I will see if this is correct or not. So these were the thing they asked me in the interview, and that was the last thing. और जब भी आपको लगे कि आपका जो आंसर है वो सही नहीं है या फिर सही नहीं है, तो आप कृपा करके आराम से उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है सर, आई विल लुक इनटू इट। ओके, देखिए, एंड दिस वाज द होल थिंग अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत फास्ट जाएगा, the only thing you have to keep in mind is that you have to be very flexible and very confident. आपको जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे फ्लेक्सिबली उसका आंसर दीजिए और कॉन्फिडेंटली दीजिए। अगर आपको सपोजली कोई आंसर नहीं आता है तो कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोल दीजिए सर आई डोंट नो इट, मे बी आई हैव टू लुक इनटू इट। दे विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सब चीज बताओ, ठीक है, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट जो आप बोल रहे हैं वो सही बोले, ठीक है। गलत वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जो भी देनी है सही देनी है, अगर नहीं आती है तो डिनाई कर देना है। तो अलोंग विद दिस आपको, जैसे ये तो मेरा पूरा पोर्शन था ओएनजीसी इंटरव्यू का, आपको अलोंग विद द जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, एक चीज और पढ़ के जाना होगा कि व्हाट आर महारत्न नवरत्न कंपनीज। से दिस वाज अ थिंग बीइंग आस्क्ड बाय फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स। ओके, व्हाट आर महारत्न नवरत्न कंपनी। देखिए, ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है। 2010 में इसको एक महारत्न स्टेटस दिया गया था। देखिए, ओएनजीसी 14 अगस्त 1956 को एज अ कमीशन बनी थी, ठीक है, ताकि हमारा जो इंडिया का जो ऑयल डिपेंडेंस है आउटसाइड से कम किया जाए और इंडिया में ही पॉसिबिलिटीज देखी जाए कि ऑयल यहाँ पर मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो 1956 में एज अ कमीशन ऑयल एंड नेचुरल गैस को बनाया गया था, एंड धीरे धीरे इसकी ऑटोनॉमी, इसको और ऑटोनॉमस बनाया गया। जो गवर्नमेंट का जो उसमें रोल था, जो गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस था, उसको कम कर दिया गया एंड धीरे धीरे इसको एक कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। और देखिए, महारत्न और नवरत्न में क्या स्टेटस है, जैसे जैसे क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये गवर्नमेंट की कंसेंट से चलती हैं, बट इनमें इनके पास कुछ एक अपर एज रहता है ऑटोनॉमी का। जैसे अगर एक महारत्न कंपनी है तो इट हैज मोर ऑटोनॉमी कंपेयर टू अ नवरत्न कंपनी। ऑटोनॉमी किसमें, जैसे सपोजिटली इनके पास कोई पोर्शन ऑफ देयर मनी है जो ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो महारत्न कंपनीज में देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट व्हिच दे कैन इन्वेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और वो जो अमाउंट है वो इट चेंजेस रेगुलरली, वो पैरामीटर रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। आप गूगल करके उसको देख सकते हैं कि वो पैरामीटर उस साल के लिए क्या है। सपोजिटली जैसे कुछ टाइम पहले ये 5000 करोड़ था जो महारत्न कंपनीज बिना गवर्नमेंट के कंसेंट से इन्वेस्ट कर सकती थी। और नवरत्न कंपनी भी ऑटोनॉमस हैं, बट दे आर लेस ऑटोनॉमस देन महारत्न। तो नवरत्न कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे दैट विल बी लेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, विल बी लेस देन द दोज ऑफ महारत्न कंपनीज। और आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द महारत्न नवरत्न कंपनीज इन इंडिया। जैसे महारत्न कंपनीज में जो ओएनजीसी खुद ही आ गई है, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो भी महारत्न कंपनीज में आता है। सिमिलरली नवरत्न कंपनीज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम आता है, और इसी के वे में होता है मिनी रत्न कंपनीज। मिनी रत्न कंपनीज भी, उनमें भी ऑटोनॉमी है, बट लेसर ऑटोनॉमी देन महारत्न नवरत्न कंपनीज। दे कैन इन्वेस्ट देयर अमाउंट बट लेसर देन महारत्न नवरत्न कंपनीज। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि व्हाट इज महारत्न नवरत्न कंपनीज। सेकंड चीज ये है कि जब भी आप ओएनजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप केमिस्ट्री पोर्शन के लिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर इनटू योर मास्टर्स और योर बैचलर्स, फोकस मोर इनटू योर 11th एंड 12th। तो 11th एंड 12th की आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे 11th और 12th की एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू पे फोकस टू।
ऑल्सो जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो आप ओएनजीसी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं। जैसे ओएनजीसी की साइट में ओएनजीसी के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। एंड सेकंड एंड द मेजर थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज द मिशन एंड विजन ऑफ ओएनजीसी। 5 पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट्स जिसमें उन्होंने अपना मिशन एंड विजन दिया है, जो कि आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट थोड़ी उनकी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी अलग हैं। तो आप मिशन एंड विजन को देख के जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे वो इंटरव्यू में मिशन ऑफ ओएनजीसी पूछे, क्योंकि आप उस कॉर्पोरेशन में जाने वाले हैं। तो उस कॉर्पोरेशन में आपका उस कॉर्पोरेशन का आपको मिशन और उसका विजन आपको पता होना चाहिए। सेकेंड चीज इसकी, ओएनजीसी के पास काफी सब्सिडरी कंपनीज भी हैं। जैसे ओएनजीसी ने उनको एक्वायर करके रखा है। तो ओएनजीसी ने कुछ कंपनीज हैं, जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि इंडिया में नहीं बाहर जाके इन्वेस्ट करती है, बाहर जाके ऑयल को एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस करती है। तो बाहर भी कुछ कंट्रीज में ओएनजीसी की प्रेजेंस है एज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो वो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ ओएनजीसी। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम को अभी रिसेंटली ही ओएनजीसी ने एक्वायर किया है। जो भी गवर्नमेंट का शेयर हिंदुस्तान पेट्रोलियम में था वो अब ओएनजीसी के पास है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑटोमेटिकली हैज बिकम अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ओएनजीसी। सिमिलरली देयर आर ओपल करके है, पेट्रोकेमिकल्स करके है, ओपल करके एक सब्सिडियरी है जो ओएनजीसी की, जो पेट्रोपॉलीमर्स में डील करती है। सिमिलरली मैंगलोर रिफाइनरीज हैं। तो जो भी इनकी सब्सिडियरीज हैं आप पढ़ के जाओ। और अगर आपको 2 दिन ही पता है तो दैट इज ओके, बिकॉज आपसे जो इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आपको सारी सब्सिडियरीज भी पता हो, क्योंकि ओएनजीसी कुछ को एक्वायर कर रहा है, कुछ ऑलरेडी एक्वायर्ड है। तो एटलीस्ट आपको 3-4 मेजर जो उनकी सब्सिडियरीज कंपनीज हैं वो पता होनी चाहिए व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू। एंड फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो प्लीज बी इन योर प्रॉपर फॉर्मल्स, क्योंकि जब आप बीआरसी के इंटरव्यू में जाते हैं तो फॉर्मल एक कंपलसरी चीज नहीं थी, बट ओएनजीसी इंटरव्यू में फॉर्मल एक कंपलसरी चीज है। तो आप कंपलसरी एक डिसेंट वे में वहां पर जाएंगे, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे एंड ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप इंग्लिश में बात करें। वो इनिशियली बोलते हैं कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है यू कैन शिफ्ट टू हिंदी, बट यू हैव टू शिफ्ट बैक टू इंग्लिश। तो ट्राई टू give your answers in English. That will give you more confidence and that will make your chances of getting into ONGC more sure. एंड ओएनजीसी में इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का ही है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका गेट स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ओएनजीसी में एंट्री के लिए, क्योंकि गेट स्कोर जो है वो 60 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है और ओएनजीसी में इंटरव्यू जो है वो 15 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें से आपको अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 9 मार्क्स कंपलसरी आपको चाहिए। तो अगर आपके पास 9 मार्क्स मिलते हैं और अगर आपका गेट स्कोर काफी अच्छा है तो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू ओएनजीसी इज वेरी हाई। और जब भी आप जाएंगे एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इट इज मस्ट। एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली। हम जब मास्टर्स के बाद हम जाते हैं तो जनरली हम एनसीईआरटी के जो बेसिक क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। तो भले ही हमको हल्का हल्का उनकी इंफॉर्मेशन रहती है, बट दैट टर्म्स वी फॉरगेट। तो एनसीईआरटी पक्का अच्छे से पढ़ के जाना। इट विल टेक ओनली 1 week of your time to study NCERT completely, but उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। Thank you so much. This is all about the interview experience of ONGC, and we will be putting out more, bringing you more interview experience. जैसे अभी पुनीर भी अपना BARC और ONGC interview experience share करेगा। Thank you so much for watching this channel.